सुख दुख की धूप छांव से आगे निकल के तो देख, इन ख्वाहिशों के गांव के आगे निकल के तो देख। सुख दुख की धूप छांव से आगे निकल के तो देख, इन ख्वाहिशों के गांव के आगे निकल के तो देख। तूफान क्या डुबोएगा तेरी कश्ती को, तूफान क्या डुबोएगा तेरी कश्ती को। आंधियों की हवाओं से आगे निकल के तो देख, आंधियों की हवाओं से आगे निकल के तो देख। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना सबसे प्यारा YouTube चैनल एग्जाम नगर। एग्जाम नगर के इस शिक्षा की अभूतपूर्व क्रांति में, इस आपकी शैक्षिक यात्रा में आप सबके सहयोग के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अधिगम। इससे पहले हमने पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमने पढ़ा था, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा था। मैंने आपको उस समय भी विश्वास दिलाया था और आपने उस वीडियो को देख लिया और देखने के बाद आप में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों का मुझे मैसेज मिला कि पावलोव का सिद्धांत और गहराई से उसकी समझ और ऐसा कंटेंट उन्होंने पहले कभी न पढ़ा, न सुना और न देखा और न ही कभी उनके समझ में आया था। आपके इस विचार ने, आपके इस अभूतपूर्व प्यार ने मुझे एक असीम ऊर्जा दी है और उसी असीम ऊर्जा के कारण मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं, अधिगम के सिद्धांत आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। आइए आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत, संज्ञानवादियों के सिद्धांत पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। मेरे साथ आप एक नोटबुक ले लीजिए और नोट्स जो है वो आप बनाने शुरू कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। एक बात और, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, अभी इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें और आपके उन दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजना मत भूलिएगा जो आपकी अन्य वीडियो या अन्य शैक्षिक कंटेंट के द्वारा आपकी मदद करते हैं। आप उन तक इस वीडियो को भेजेंगे, मुझे तो ऊर्जा मिलेगी मिलेगी, आपके दोस्त को भी ऊर्जा मिलेगी और आपको भी एक असीम जो है ऊर्जा आपको मिलेगी कि आपने किसी अपने दोस्त के पास एक अच्छे वीडियो को शेयर किया है। देखना न भूलें। आइए मेरे साथ देखते हैं अधिगम के संज्ञानवादियों के सिद्धांत। देखिए भैया, संज्ञानवादियों के सिद्धांत, इससे पहले हमने व्यवहारवादियों के सिद्धांत पढ़े थे, आपके ध्यान में है, सारी बात मैं पीछे बता चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञानवादियों के सिद्धांत, संज्ञानवादियों के अधिगम के सिद्धांत। और प्रिय मित्रों, संज्ञानवादियों के सिद्धांत मैक्स वर्थिमर नाम के एक मनोवैज्ञानिक एक संप्रदाय लेकर के आए। नाम था गेस्टलवाद। गेस्टलवाद कौन लेकर के आए? मैक्स वर्थिमर। मैक्स वर्थिमर, मैक्स वर्थिमर लेकर के आए। कई जगह मैक्स वर्दाइमर लिखा रहता है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होने का, यही बात है। ये गेस्टलवाद जो है मैक्स वर्थिमर लेकर के आए और इसे ही संज्ञानवादी कहा गया, इन्हीं को ही, गेस्टलवादियों को ही। और मैक्स वर्थिमर जो है वो भी संज्ञानवादियों में बाद में शामिल हो गए थे। हमारे सामने सवाल ये है, गेस्टल जो शब्द है, गेस्टल, इस शब्द का मतलब क्या है? पहले इसको देखते हैं। तो जो गेस्टल जो शब्द है, इस गेस्टल शब्द का मतलब होता है कि पूर्ण, पूर्ण होता है। यानी कि कोई भी प्राणी है या कोई वस्तु है या कोई कुछ भी चीज है, कोई समस्या कथन है या कोई समस्या है, उसको पहले पूर्ण रूपेण तरीके से देखिए। पूर्ण रूपेण तरीके से, जब उसको पूर्ण रूपेण तरीके से आप देखेंगे तो समस्या का समाधान होगा। यानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्होल, अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्होल। ठीक है, पूर्ण, पूरा, यानी कि
ये कि उसके कंप्लीट, उसका जो पूर्ण जो आकार है उसकी बात करता है कि संपूर्ण को देखिए, जर्मन भाषा का शब्द है ये, जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द। और इसीलिए मैक्स वर्देमर या गेस्टलवाद जो है वो पूर्ण के ऊपर, पूर्ण जो है उसके ऊपर ये अपना पूरा प्रतिवेदन उसी के ऊपर प्रस्तुत करते हैं, उसी पे पूरा फोकस करते हैं पूर्ण के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा पूर्ण जो है इसे हम कह सकते हैं समग्र आकार, समग्र, समग्र आकार, ठीक है। ये हमेशा कहता है कि पहले उसको सारे को देखिए, समग्र आकार पूरे को देखिए, संपूर्ण को, और संपूर्ण को देखने के बाद उसको पार्टिकल्स में डिवाइड कीजिए। यानी ये जो है ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, किसकी तरफ बात करता है? स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बात करता है। यानी यह अधिगम में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मैक्रो टू माइक्रो की बात करता है, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर बात करता है, पूर्ण से अंश की ओर बात करता है, पूर्ण से अंश की ओर। और इसीलिए तो गेस्टलवादी कहते हैं, गेस्टलवादी इसीलिए कहते हैं कि दी वॉल इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी पार्ट्स। क्या कहते हैं? कि दी वॉल इज मोर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स, देन दी पार्ट्स। यानी ये कहते हैं कि दी वॉल इज मोर इंपॉर्टेंट, पूर्ण, पूर्ण अंश की बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आपको सामने कोई समस्या आ रही है और उस समस्या का आपको समाधान करना है, तो समाधान करने के लिए पहले उसके पूरे का विश्लेषण कीजिए, पूरे का अध्ययन कीजिए, पूर्ण से अंश की ओर चलिए, अधिक से, यानी जो वॉल है वॉल से पार्ट की ओर चलिए, वॉल टू पार्ट्स, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलिए, मैक्रो टू माइक्रो चलिए, ये कहता है, तब समस्या का समाधान होगा। तो ये जो गेस्टलवादी थे इनका मेनली यही जो है इसी बात पे इनका फोकस रहता है कि द वॉल इज इंपॉर्टेंट देन द पार्ट्स, यानी पूर्ण अंश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात कौन कहते हैं? गेस्टलवादी कहते हैं। और गेस्टलवादियों ने जो है बाद में अपना इसी के आधार पर अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और मैक्स वर्दीमर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। आज हम उसी सिद्धांत की बात करेंगे कि मैक्स वर्दीमर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया और उनका सिद्धांत क्या था। आपने खूब सुना होगा, आज आपके दिमाग में इसे उतार देंगे, 100% उतार देंगे। आप कभी इस बात को भूलेंगे नहीं और इस आने वाले पर्सन को आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं, इस बात का मैं आपके साथ वादा करता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो सिद्धांत है सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ व सूझ की जगह हम अंतर्दृष्टि भी लिख सकते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखते हैं, इससे पहले कि हम इसे समझें, इससे पहले आपको उस बात को समझना है जो मैंने अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले आपको समझाई थी। क्या समझाया था इसे देखिए, एक बार इसको यही भूल जाइए, उस चीज को देखते हैं कि सबसे पहले हमने जब आपको पहले वीडियो में संज्ञानवादियों का यानी कि गेस्टलवादियों का और व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत थे उनमें हमने ब्रीफ में आपको एक अंतर बताए थे। एक बार उसको समझते हैं कि जो संज्ञानवादी हैं वो क्या मानते हैं। देखिए, संज्ञानवादी कहते हैं कि सबसे पहले संवेदना पैदा होती है। क्या पैदा होती है? संवेदना। कैसे संवेदना? देखो कैसे कैसे पैदा हो सकती है संवेदना। विज्ञान के विद्यार्थी तो जानते हैं, उन्होंने सेंसिटिविटी ऑर्गन्स पढ़े होंगे, संवेदग्राही अंग पढ़े होंगे, लेकिन विज्ञान के अलावा जो अन्य जो विद्यार्थी हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। पहले स्कूलिंग के टाइम में पढ़ा है लेकिन अब नहीं पढ़ा होगा। और एक बार उनको समझ लीजिए, आप भी समझ लीजिए, बहुत कोई बड़ा कोई जो है कोई डिफिकल्ट कोई टॉपिक नहीं है। संवेदना, संवेदना क्या होती है देखिए, इसे समझिए कि संवेदना ऐसे समझ लीजिए, सम प्लस वेदना, वेदना यानी कि पीड़ा, ठीक है। यहां पीड़ा का मतलब कोई दर्द से नहीं है, यहां पीड़ा का मतलब एक ऐसी वेदना से है जो हमें महसूस होती है, हम जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श हो सकता है, दर्द होता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है संवेदना कहलाती हैं, सेंसिटिविटी कहलाती है, सेंसिटिविटी, ठीक है। कैसे इसे समझिए, जैसे कान है,
कान संवेदग्राही अंग है। ठीक, क्या है संवेदग्राही अंग? सेंसिटिविटी ऑर्गन्स है। क्या संवेदना पैदा करेगा? कान। कान, मैं बोल रहा हूं, आपके कान क्या काम कर रहे हैं? सुनना। तो सुनना क्या है? एक संवेदना है। क्या है? संवेदना, सुनने की संवेदना। किसने पैदा करी? कान ने। ठीक है, कान से पैदा हुई सुनने की संवेदना। कान बोले मैं तो संवेदना पैदा नहीं करूंगा, तो तुम्हारे को समझ सुन जाएगा क्या? नहीं सुनेगा। संवेदना कब हुई? जब आपके कान ने काम करना शुरू किया। उसके बाद कौन है? नाक। नाक क्या है? आप सूंघ रहे हैं, कोई गंध आपको महसूस हो रही है, भले ही सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, आपको मालूम चल रही है, गंध का पता चल गया। इसका मतलब ये क्या है? संवेदना है। नाक ने क्या पैदा करी? संवेदना। कैसी? सूंघने की संवेदना। ठीक है। जीवा है, जीवा। तो जो जीवा है, इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? जीवा से कि आपको स्वाद महसूस हो रहा है, स्वाद। ठीक है। जैसे कान है, नाक है, जीवा है, आपकी त्वचा है, त्वचा। त्वचा, त्वचा जो है, इससे स्पर्श की संवेदना महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रही है? स्पर्श की संवेदना महसूस हो रही है कि आपकी जो त्वचा है, त्वचा पे किसी ने हाथ रख दिया, तो हाथ रखते ही आपको क्या महसूस हुआ? आपको स्पर्श हुआ, और स्पर्श की संवेदना जो है वो आपको यहां महसूस हो गई, स्पर्श की संवेदना। और जब स्पर्श की संवेदना महसूस हुई तो इसे हम क्या कहेंगे? संवेदना कहेंगे। तो इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है? जैसे आंख, आंख भी है, आंख भी संवेदग्राही अंग है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे शरीर में क्या है? संवेदनाएं पैदा होती हैं। और जो संज्ञानवादी हैं, गेस्टलवादी हैं, वो संवेदना पे ज्यादा फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? संवेदना पे। कैसे करते हैं इसे समझिए। वो कहते हैं कि प्राणी को हमेशा क्या पैदा होगी? संवेदना। क्या पैदा होगी? संवेदना। कौन कहते हैं? गेस्टलवादी कहते हैं। वो कहते हैं जब भी प्राणी को संवेदना पैदा होगी तो बुद्धि काम करेगी। क्या काम करेगी? बुद्धि। बात को ध्यान से समझो। वो कहते हैं जब भी संवेदना पैदा होगी बुद्धि काम करेगी। ठीक है। कैसे? इस बात को एक बार समझिए। मान लीजिए कि आपको जो है आपकी आंखें बंद है, ऐसे समझ लीजिए, आंखें बंद है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ठीक है। और आप जो है आप लेटे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, और ये इस तरीके से समझ लीजिए कि ये इस तरीके से आप लेटे हुए, आपके ऊपर आकर के कोई इस तरीके की कोई रस्सी गिर गई, ऐसी रस्सी गिर गई कोई आपके ऊपर। ठीक है। जैसे ही आपके ऊपर रस्सी गिरी, आंखें थी आपकी बंद, बंद आंखें थी, आपके ऊपर रस्सी गिरी, आपके दिमाग में तुरंत आया कि ये क्या हो सकती है? रस्सी हो सकती है। लेकिन ये जो रस्सी थी, ये रस्सी ना होकर के ये था सांप, और ये क्या हो गया? चलने लग गया, यूं चलने लगे। आपने क्या सोचा था? ये क्या है? रस्सी। क्या है? रस्सी। अब ये चलने लग गया, चलने लग गया। तो क्या हुआ? सबसे पहले आपको संवेदना हुई, जैसे ही ऊपर गिरा तो स्पर्श हुआ। क्या हुआ? स्पर्श। और स्पर्श के अंदर ये कैसा महसूस हुआ आपको? लचीलापन। कैसा हुआ कि ये क्या है? लचीलापन है इसके अंदर, लचीलापन। सांप को पकड़ सकते हैं ना, पकड़ के आप देखेंगे तो कैसा महसूस होगा? लचीलापन सा महसूस होगा। जैसे ही लचीलापन उसके अंदर महसूस हुआ आपको, तो लचीलापन महसूस होने के बाद ये चलना शुरू हो गया स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपके ऊपर ये चलना शुरू हुआ तो आपकी बुद्धि ने काम किया, आपकी संवेदना। देखिए, जो साइंस के विद्यार्थी वो जानते हैं कि जब भी शरीर में संवेदना पैदा होती है, कहीं भी शरीर में कहीं भी संवेदना पैदा होती है, तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र की सहायता से बुद्धि तक ये संदेश पहुंचाया जाता है। क्या होता है? बुद्धि तक ये संदेश पहुंचाया जाता है। ठीक है। और जब बुद्धि तक संदेश जाता है तो बुद्धि क्या करती है कि इसका प्रत्यक्षीकरण करती है। क्या करती है? प्रत्यक्षीकरण। कैसे प्रत्यक्षीकरण करती है? इस बात को समझिए। बुद्धि करती है इसका प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण यानी वो इसको अब इसके बाद जो है इसको देखने की कोशिश करती है, पहचान करने की कोशिश करती है, व्याख्या करने की कोशिश करती है बुद्धि। कैसे? आपकी बुद्धि में आता है ये तो सांप हो सकता है, क्या पता लगाया उसका? नाम। क्या पता लगाया? नाम। उस आपकी बुद्धि ने प्रत्यक्षीकरण किया है, देखने की कोशिश कर रही है बुद्धि, क्या क्या हो सकता है? ये सांप हो सकता है, नाम पता लगा लिया। आपकी बुद्धि के दिमाग में तुरंत आया कि सांप है और सांप तो काट सकता है। क्या कर ली? उसकी पहचान। क्या कर ली? पहचान। और अब आपकी बुद्धि ने इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी कि सांप काट लेगा तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा और जिंदगी खत्म हो जाएगी, यहीं शहीद हो जाएंगे। ये क्या हुआ? व्याख्या हुई। यानी जब बुद्धि ने प्रत्यक्षीकरण किया तो वो नाम पता करने की कोशिश करती है, पहचान पता करने की कोशिश करती है, व्याख्या पता करने की कोशिश करती है,
और यही तो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और जब प्रत्यक्षीकरण होता है, जब भी प्रत्यक्षीकरण होता है तो संज्ञान होता है। क्या होता है? संज्ञान। संज्ञान सैको की भाषा में अपना मूल जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान को ही यहाँ संज्ञान कहा जाता है। तो हमें संज्ञान होता है। प्रत्यक्षीकरण जैसे हुआ, हमें संज्ञान हो गया, अरे ये तो सांप है, वास्तव में सांप है, ज्ञान हो गया। अब जैसे ही ज्ञान हो गया तो ज्ञान होते ही अब काम करती है आपकी सूझ। क्या काम करती है? सूझ काम करती है कि ये तो अब काटेगा और ये तो सांप है और काटेगा तो मारेगा। तो हमारी बुद्धि जो है अब वहां से सूझ काम करती है। हम सोचते हैं कि भले ही जाए एक बार काट ही जाए, एक बार इसको पकड़ते हैं और पकड़ करके एक बार इसको साइड में फेंक देते हैं। मतलब अपना तो पीछा छूटा है, उसके बाद मारेंगे पीटेंगे तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। अपनी सूझ अगर आपको काट गया तो आप सोचते हैं सांप को बाद में देखा जाएगा, पहले अस्पताल में चलें और चल करके अपना इलाज कराएं। सूझ उत्पन्न होती है, तरह तरह की सूझ उत्पन्न होती है। भले ही दूसरी एक्टिविटी तो भी सूझ उत्पन्न होती है। और जब सूझ उत्पन्न होती है तो सूझ नहीं तो आपको बताया है कि जब सांप काट जाता है तो ऐसी हालत होती है। प्रैक्टिकल देख लिया तुमने, सांप काटेगा तो ऐसी हालत होती है, तत्काल अस्पताल में जाने की आवश्यकता है। तो ये जो सूझ है, इस सूझ होने के पश्चात ही जैसे ही सूझ हुई तो इस समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। और ये समस्या का जब समाधान हुआ तो जिंदगी भर आप अन्य लोगों को बताते रहेंगे कि जब भी सांप काटता है तो ऐसा दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है, शरीर में ऐसी पीड़ा होती है, अस्पताल में जाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है, इस तरह का इलाज होता है, खर्चा होता है, ऐसी दवाइयां खानी पड़ती हैं, इतने दिन तक परेशानी होती है, ऐसा सांप काट जाता है। तमाम तरह की वो जानकारियां जो तुमने सूझ से तुम्हें महसूस हुई हैं, वो कहते हैं, गेस्टलवादी कहते हैं, ये जो सूझ से जो समस्या का समाधान हुआ है, ये प्रैक्टिकली जो मिला है, ये प्रैक्टिकल ही तो अधिगम है। यही तो अधिगम है, यही तो आपको सिखाना था और यही आपको सिखा चुके हैं। ये बात गेस्टलवादी कहते हैं। गेस्टलवादी कहते हैं अचानक से अधिगम हुआ है। एक सांप गिरा और गिरने के बाद तत्काल ये घटना हुई, तो घटना होते ही अचानक से क्या प्राप्त हो गया? अधिगम प्राप्त हो गया। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था, व्यवहारवादी कभी भी अचानक अधिगम होने की बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं अधिगम अनुबंधन का परिणाम होता है, अनुबंधन होगा तो अधिगम होगा, ये बात व्यवहारवादी कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं, गेस्टलवादी कहते हैं कि अधिगम तो अचानक होने वाली प्रक्रिया है, अधिगम अनुबंधन का परिणाम नहीं है। ये बात कौन कहते हैं? गेस्टलवादी कहते हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी कि गेस्टलवादियों के ज्ञान का अधिगम का ये प्रारूप है। वो इस प्रारूप की बात करते हैं। ये कहते हैं अधिगम अचानक होने वाली प्रक्रिया है, अधिगम लंबे किसी बार बार प्रैक्टिकल करने की, प्रयत्न और भूल की, प्रयत्न त्रुटि की, प्रयास त्रुटि की, इस प्रकार की क्रिया नहीं है। अधिगम तो तत्काल होने वाली प्रक्रिया है। मेरे आशा ही नहीं, विश्वास करता हूं 101% आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। ये बात आपके सबके समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहाँ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगली बात। देखिए भैया, आपके सामने लिखा हुआ है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यही सूझ जो मैंने अभी समझाई है। ये कहते हैं कि सूझ होता है, सूझ यानी कि सूझ का मतलब क्या हुआ? सेंस। आपको यहां कोई भी चीज के बारे में पता चल गया कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, यही तो सूझ है। ये बात कौन कह रहे हैं? संज्ञानवादी। संज्ञानवादी में भी कौन? सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने वाले प्रवर्तक, और प्रवर्तक का नाम है मैक्स वर्थिमर। वो ये बात कहते हैं। देखिए, प्रवर्तक प्रवर्तक तो कौन है? मैक्स वर्थिमर। मैक्स वर्थिमर, मैक्स वर्थाइमर, सारे नाम इसी के ही हैं, कुछ चिंता नहीं करनी है। प्रयोग किसने किया? प्रयोग कोहलर ने किया था। प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। और एक थे इसमें सहयोगी थे कोफ्का, कल्ट कोफ्का या कुर्ट कोफ्का। दोनों बातें एक ही बात है। कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन या कर्ट कोफ्का या कुर्ट कोफ्का या कल्ट कोफ्का, ये एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनके नाम के सामने कर्ट लगे, चाहे कुर्ट लगे, चाहे कल्ट लगे, एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के संदर्भ में तीन बातें ध्यान रखनी है।
एक बात तो ये कि इसका प्रवर्तक कौन है, यानी जनक कौन है, दिया किसने, तो दिया किसने, मैक्स वर्दीमर ने। और मैक्स वर्दीमर ने ही कष्टदायक संप्रदाय दिया था, याद रखना इस बात को, ठीक है। दूसरी बात, इसके ऊपर प्रयोग किसने किया, सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसके ऊपर प्रयोग किसने किया, इसका प्रयोग किसने किया, इसका प्रयोग कोहलर ने किया था, ठीक है। और तीसरा है कि इस पूरी प्रोसेस में सहयोग करने वाले की भूमिका किसकी थी, तो कर्ट कोफका की या कुर्ट कोफका की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए कोफका लिखेंगे तो हम के लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, के कोफका, ठीक है, केएफ के कोफका, कोफका हो गया के लिख दिया। कोहलर को हमने क्या लिखा, के, क्या लिखा, के। और मैक्स वर्दीमर को हम क्या लिख देते हैं, वी, क्या लिख देते हैं, वी। आप देखेंगे राजस्थान में तो आपको सुनने को मिलेगा वी क्या, इंडस्ट्रियल एरिया, क्या सुनने को मिलेगा, वी, यहां लिख देता हूं वी के आई इंडस्ट्रियल एरिया, ये लिखा मिलता है, ठीक है। वी के आई विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, वी के आई इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में मिलेगा आपको, ठीक है। वी के आई इंडस्ट्रियल एरिया को यहां अप्लाई करेंगे, आप सोच रहे हो यहां इंडस्ट्रियल एरिया का काम कहां है, यहां अप्लाई करेंगे विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया को। देखिए विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। देखिए वी से आपका कौन है, वर्दीमर, कौन है, वर्दीमर हो गया। यहां के को दो जगह इस्तेमाल करेंगे, के से क्या बनेगा, कोहलर, और एक और के यहां बनाएंगे, उससे हम क्या बनाएंगे, कोफका, क्या बना देंगे, कोफका। और INS यानी कि इनसाइड थ्योरी, क्या है, इनसाइड थ्योरी, और इनसाइड थ्योरी को ही सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। तो मित्रों जब भी कभी तुम्हें वीके इंडस्ट्रियल एरिया नाम सुनने को मिले तो आपके दिमाग में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र नहीं होकर आपके दिमाग में वर्दीमर, कोहलर और कोफका की इनसाइड थ्योरी आपके दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए। अगर ये आ गई है तो मैं समझूंगा कि मेरी न्यूमेरिक्स यहाँ सफल हो गई है, अपना देसी जुगाड़ तुम्हारे कानों के अंदर बैठ चुका है, ये बात मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। ये अपना देसी जुगाड़ है, इसको समझने का, क्योंकि आपसे यही से शुरुआत से सवाल पूछ सकता है मित्रों कि सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसका प्रवर्तक कौन था, प्रयोगकर्ता कौन था, और इस सिद्धांत में सहयोगी का काम किसने किया था। तो आपको 100% ठोक देना है कि V फॉर वर्दीमर, K फॉर कोहलर और के मतलब कोफका, इन तीनों ने, और INS इंडस्ट्रियल यानी कि इनसाइट थ्योरी दी किसने थी। तो आपके 100% आपके दिमाग के अंदर ये बात आनी चाहिए और परीक्षा में ठोक देना, आपका उत्तर दुनिया को ताकत गलत नहीं कर सकती है। ये बात आपकी समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आपको हो कमेंट्स बॉक्स में अभी लिख भेजिए, 100% मैं जवाब दूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात को सुनो ध्यान से। अब साहब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर हम सब जानते हैं कि प्रयोग किसने किया, इस सिद्धांत पर प्रयोग किया था कोहलर ने। किसने किया था, कोहलर ने इसके ऊपर प्रयोग किया, ठीक है। और कोहलर ने इसके ऊपर जो प्रयोग किया वो प्रयोग कब किया, पहले इस बात को समझिए कि कोहलर जो थे वो एक सैनिक थे, सैनिक। और कोहलर साहब एक दिन सेना के किसी काम से एक टापू पर जाते हैं। किस पर जाते हैं, टापू पर। और वो जब टापू पर जाते हैं तो टापू पर जाने के बाद उन्हें एक चिंपैंजी दिखाई देता है, चिंपैंजी। ये जो चिंपैंजी उनको दिखाई देता है, इस चिंपैंजी का नाम होता है सुल्तान। सुल्तान, ये अपने सलमान खान की बात नहीं हो रही, सुल्तान चिंपैंजी की बात हो रही है। चिंपैंजी इनको दिखाई देता है, किसको, कोहलर साहब को। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका की सेना में थे ये, तो हम कह सकते हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे प्रिय मित्र। कोहलर साहब ने प्रयोग किया, उससे पहले की इनसाइट स्टोरी को जानिए। कोहलर साहब वहां की सेना में सैनिक थे और सेना के किसी काम से वो टापू पे जाते हैं, और टापू पे जाने के बाद वो चिंपैंजी को देखते हैं। किसको देखते हैं भैया, चिंपैंजी को देखते हैं।
जैसे ही वो चिंपैंजी को देखते हैं, चिंपैंजी का नाम होता है सुल्तान, और यहीं से उनका प्रयोग आरंभ होता है, यहीं से इनका प्रयोग आरंभ होता है। और इनके प्रयोग को हम देखेंगे और इनके प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। आइए इनके प्रयोग को देखते हैं। देखिए भैया, इनका प्रयोग क्या है। कोहलर एक प्रयोग करते हैं। इनका पहला प्रयोग है, कोहलर का प्रयोग पहला प्रयोग यह है कि कोहलर साहब एक बॉक्स है और इस बॉक्स में चिंपैंजी होता है। ठीक है, ये जो चिंपैंजी है, इस चिंपैंजी को इस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और इस बॉक्स में यहां पर केड़े रखा दिए जाते हैं। ठीक है, छत के ऊपर यहां अंदर की तरफ केड़े रखे हुए हैं। चिंपैंजी कहां बंद है? पिंजरे में बंद है। अब चिंपैंजी को भूख लगी, बहुत कड़ाके की भयंकर भूख लगी, और पिंजरा क्या है? बंद। चिंपैंजी बाहर नहीं निकल सकता। सुल्तान अंदर है। अब सुल्तान ने खूब दिमाग लगाया कि भाई क्या करें, भूख लग रही है और भूख लग रही है केले खाने हैं। भाई भोजन सामने रखा हो और कड़ाके की भूख लग रही हो और वहां तक जाने का रास्ता नहीं हो, तो आदमी क्या करता है कि उसकी सूझ काम आती है। सूझ, ठीक है। अब सूझ कैसे हुई उससे चीज समझिए। चिंपैंजी ने बार बार बुद्धि काम करी। देखिए, व्यवहारवादी क्या कहते थे कि समस्या का समाधान कैसे होगा। व्यवहारवादी वो अलग बात कहते थे कि समस्या का समाधान अभ्यास करिए, प्रयत्न कीजिए। आपने थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला सिद्धांत पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि वो बिल्ली बार बार कोशिश करती है, लीवर पे पैर गिर जाता है। कबूतर दाने चुग रहा होता है, लीवर पे चोंच मार देता है, ऊपर से दाने गिर जाते हैं। संज्ञानवादी कहते हैं ऐसा नहीं होता। संज्ञानवादी कहते हैं ये बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा। कहते हैं कि अब ये अपनी बुद्धि पे जोर दे रहा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे ऊपर से केले यहां प्राप्त हो जाए। कौन? चिंपैंजी कोशिश कर रहा। संवेदना पैदा हो रही है बार बार, भूख की संवेदना है। और भूख की जो संवेदना है इनकी, भूख की संवेदना है, और भूख की जो संवेदना है वो इनकी बुद्धि पे जोर डाल रही है। किसके? चिंपैंजी की बुद्धि पे जोर डाल रही है। और जब चिंपैंजी की बुद्धि पे जब जोर गिर रहा है, बुद्धि पे वो जोर डाल रहा है, बुद्धि पे बल दे रहा है, सोचने की क्षमता को विकसित कर रहा है, तो प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। काहे का प्रत्यक्षीकरण होता है कि उसको, चिंपैंजी को अचानक से दिखाई देता है कि इस कमरे में बॉक्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? बॉक्स पड़े हैं, अलग अलग बॉक्स पड़े हैं कमरे में। कोई यहां पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, बॉक्स पड़े हुए हैं। प्रत्यक्षीकरण हो गया। चिंपैंजी उनकी पहचान करता है, व्याख्या करने की कोशिश करता है, और जब ऐसी घटना होती है तो चिंपैंजी को संज्ञान होता है। संज्ञान, बॉक्स पड़े हैं और इन बॉक्सों का इस्तेमाल करके मैं कैसे केले प्राप्त कर सकता हूं। जब चिंपैंजी को संज्ञान हुआ तो संज्ञान होते ही चिंपैंजी को सूझ काम में आई। अचानक से चिंपैंजी को पता चला कि अगर मैं इन बॉक्सों को एक के ऊपर एक रख लूं, और इनके ऊपर अगर मैं चढ़ जाऊं तो यहां चढ़ने के बाद मैं केलों को आराम से तोड़ के खा सकता हूं। किसको सूझ हुई? चिंपैंजी को अचानक से सूझ हो गई। यही तो बात कैस्टलवादी कहते हैं कि आपको अधिगम कब होगा, कब सीखोगे। ये कहते हैं कि अचानक से अधिगम होता है। व्यवहारवादी कहते हैं गलत बात, अनुबंधन का परिणाम है। लेकिन संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि अधिगम कब होगा? अचानक से अधिगम होगा। अचानक से इस चिंपैंजी को सूझ उत्पन्न हुई हो गई सुल्तान को, और जैसे सूझ उत्पन्न हुई तो समस्या का समाधान हो गया। और समस्या का समाधान हुआ। समस्या का समाधान होने के बाद सुल्तान को पता चल गया और इसने केले तोड़ करके ऊपर से नीचे ला करके खा लिए। और ये कहते हैं कि यही तो अधिगम है। और सुल्तान यहां समझ गया है कि अगर तुझे केले खाने हैं तो इन बॉक्सों को नीचे से ऊपर तक रख दो, आराम से दीवार तक ऊपर तक पहुंच जाएंगे, छत तक, और केले तोड़ करके खा लेंगे। संज्ञानवादी यही बात समझाना चाहते हैं। कहते हैं वो अपनी थ्योरी के लिए ही सिद्धांत, अपनी थ्योरी के लिए ही प्रैक्टिकल आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जब आपको संवेदना पैदा होगी तो बुद्धि काम करेगी तो मित्रों प्रत्यक्षीकरण होगा तो संज्ञान होगा, यानी कि तुम्हें ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तो सूझ विकसित होगी, और सूझ विकसित होगी तो समस्या का समाधान निकलेगा, और समस्या का समाधान निकलेगा तो
अधिगम की प्राप्ति होगी और अचानक से अधिगम होगा। ये बात कौन कहते हैं? संज्ञानवादी कहते हैं। देखिए मित्रों, एक और प्रैक्टिकल आपको सुनने और पढ़ने को मिलता है। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था। दूसरा प्रयोग सुन लीजिए कोहलर का। दूसरे प्रयोग में यह है कि उस बार के प्रयोग में 2 छड़ी दी जाती है। क्या दी जाती है? 2 छड़ी दी जाती है। इस प्रैक्टिकल को यहीं रख लीजिए। एक बार दूसरा प्रयोग में यहां दिखाता हूं आपको बना करके। ये बॉक्स है, पिंजरा है, पिंजरे में कौन बंद है? सुल्तान बंद है। ठीक है। अब इस सुल्तान के लिए वही केड़े यहां ऊपर लटके हुए हैं। केड़े सुल्तान यहां है और इस कमरे में अब 2 छड़ियां पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई हैं? 2 छड़ियां। छड़ियां कुछ इस तरीके की हैं। एक छड़ी इधर पड़ी है और दूसरी जो छड़ी है वो भी इधर पड़ी है, वो भी सेम ऐसी की ऐसी है। ये देखिए, और इस तरीके से इसका आगे से नुकीला हिस्सा है। अब सॉरी, इधर से ये पतली है। ये 2 छड़ियां पड़ी हुई हैं। सुल्तान के भूख की संवेदना है, बुद्धि ने काम किया, प्रत्यक्षीकरण हुआ, सुल्तान को संज्ञान हो गया, सूझ विकसित हो गई। और सूझ विकसित कैसे हुई कि कोहलर पिंजरे के बाहर खड़े थे और कोहलर ने चिंपैंजी की तरफ इशारा किया। इशारा कैसे किया कि उन्होंने इस तरीके से उनके पास में, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं कि ये 2 छड़ियां हैं। ये एक छड़ी में नीचे की तरफ, यानी नीचे से एक छड़ी क्या है? चौड़ी है और दूसरी है पतली। तो उन्होंने चिंपैंजी को ऐसे अंगुली इसमें डाल करके दिखाई। किसमें? ऐसे अंगुली डाल करके दिखाई। तो चिंपैंजी को सूझ उत्पन्न हो गई। क्या सूझ उत्पन्न हो गई? कि चिंपैंजी ने एक छड़ी में दूसरी छड़ी डाल दी, यानी इस चौड़े वाला जो भाग थी इसमें उन्होंने पतली वाली छड़ी को डाल दिया और नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ काम हो गया। यहां से उन्होंने केड़े के अंदर डाल लिया और ये इस तरीके से छड़ी जो है उनके पास थी और इस छड़ी से उन्होंने आसानी से इन केड़ों को तोड़ दिया। तो कोहलर ने जो प्रयोग किया, इस प्रयोग से उन्होंने यही बात समझाई कि जब भी कभी संवेदना पैदा होगी तो बुद्धि काम करेगी, तो प्रत्यक्षीकरण होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा तो संज्ञान होगा, संज्ञान होगा तो सूझ विकसित होगी, सूझ विकसित होगी तो समस्या का समाधान होगा। यही अधिगम कहलाता है। आपको बता दूं मैं मित्रों, ये प्रयोग दोनों आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, सुने होंगे। इनमें कुछ स्टोरी आपको थोड़ी बहुत अलग भी आपको देखने और सुनने को मिल सकती है। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी की कक्षा 11 के मनोविज्ञान का जो किताब है उसके अधिगम चैप्टर की अगर मैं आपके सामने बात करूं, डिस्कस करूं, तो उसमें वो प्रयोग बताते हैं, लेकिन उसमें वो ये कहते हैं कि ये दोनों प्रयोग अलग अलग नहीं है। एक ही प्रयोग है जिसमें कमरे के अंदर 2-3 बॉक्स पड़े हुए थे, कमरे के अंदर ऐसी छड़ी पड़ी हुई थी। यानी चिंपैंजी पहले छड़ियों पर चढ़ता है, बॉक्सों पर चढ़ता है और फिर छड़ी बॉक्स पर चढ़ के छड़ी को काम में लेता है। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन ये प्रयोग सिखाता यही बात है कि अधिगम जो है, अधिगम वो अचानक होता है। क्या बात बताई इन्होंने कि अधिगम एक तो अचानक होता है। ये कहते हैं कि अधिगम जो है, अधिगम अचानक होने वाली प्रक्रिया, अचानक होने वाली प्रक्रिया है। कौन कहते हैं? इनके सिद्धांत का निष्कर्ष है। दूसरा ये कहते हैं कि सूझ से ही समस्या का समाधान होता है। क्या कहते हैं? कि सूझ से ही समस्या का समाधान होता है, समस्या का समाधान होता है। ठीक है। ये कहते हैं अगर बालक को आपको सिखाना है, बालक को सिखाना है, तो बालक को सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बालक को सिखाने के लिए सबसे पहले समस्या रखिए और समस्या रख करके और उसके समाधान की आवश्यक सामग्री वहीं रख दीजिए और वहीं रख देंगे तो जो क्या हो जाएगी कि बालक समस्या का क्या कर लेगा? समाधान। यानी कहते हैं कि बालक को अगर समझाना है, बालक को सिखाना है, ये कहते हैं बालक को सिखाने के लिए
अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। ये कहते हैं कि अधिगम जो है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी बालक को अगर सिखाना है तो उसके पाठ्यक्रम को ऐसा डेवलप कीजिए कि जिसमें समस्या हो। क्या हो? समस्या। तो ये कहते हैं बालक के सामने क्या रखिए? समस्या रखिए, और फिर बालक को कहिए कि वो समाधान इसका खोजे, और जब वो इसका समाधान खोजेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा? अधिगम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अधिगम प्राप्त होगा। यानी वो कहते हैं कि बच्चे को क्रिएटिविटी करने दीजिए। क्या करने दीजिए? बच्चे को क्रिएटिविटी करने दीजिए। जब बच्चा क्रिएटिविटी करेगा तो अधिगम करेगा। देखिए, गेस्टलवादियों का यह मानना है कि जब भी कभी बालक सीखता है तो बालक स्वयं ऐसे क्रियाकलाप करता है, स्वयं ऐसी क्रिएटिविटी करता है, ऐसी क्रियाएं करता है बालक जिनसे वो स्वयं सीखता है। और वो कहते हैं कि ऐसा जो अधिगम होता है वो स्थायी अधिगम होता है। कैसा होता है? स्थायी अधिगम होता है। कैसे? इस बात को समझिए। आपके साथ मैं आपसे कहूं कि कोई आपके जीवन की स्टोरी सुनाइए, तो आप जीवन में ऐसी ऐसी स्टोरियां मुझे सुना देंगे जो आपने कभी याद करी ही नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके जीवन का। और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, और उससे मिलने वाले अनुभव को आप कभी भूल नहीं सकते। छोटा बच्चा है, आपने छोटे बच्चे को क्या कहा? बच्चा अनभिज्ञ है, आपने बच्चे को बेटा माचिस की तिल्ली को मत जला, तेरी अंगुली जल जाएगी। बच्चा क्या करेगा? आपने उससे बोला मत जला, बच्चा जलाएगा। क्यों? वो देखना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। जिज्ञासा, इस बात की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि अगर इसको जलाऊंगा तो कैसा तो जलेगा, कैसे जलेगी, कैसा दिखाई देगा। और हो सकता है घर वाले झूठ बोल रहे हो कि इससे अंगुली भी जलती है। कोशिश करता है बच्चा, उसको जलाता है, और जब जलाता है हाथ जल जाता है। उसके बाद वो जिंदगी भर उसे अधिगम हो जाता है, जिंदगी भर वो लर्निंग कर जाता है कि अगर माचिस को ऐसे जलाऊंगा तो मेरी अंगुली जल जाएगी। देखो, छोटा बच्चा होता है, उसे ध्यान नहीं है माचिस की, उसने तिल्ली को जला दिया। अब माचिस की तिल्ली के आगे जहां पे जो है स्फोटक जो पदार्थ का लेप होता है, वहां तक जैसे ही वो आग, वहां से जब आग जलती है और बच्चे ने जहां से तिल्ली को पकड़ा हुआ है वहां तक जब आग पहुंचती है तो शुरुआत में बच्चे का हाथ जलता है। आपका भी जला है बचपन में, हमारा भी जला है। वो वहां से जलता हुआ यहां तक आता है। उसके बाद हम दूसरी बार में सीख जाते हैं कि इस तिल्ली में यहां से तक आग आई, तब इसको फेंक देनी चाहिए, नहीं तो आगे आते क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो वो कहते हैं, गेस्टलवादी कहते हैं कि बालक जो है वो ऐसी क्रियाएं स्वतः ही करता है, और ऐसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो अधिगम उसे होता है वो अधिगम स्थायी अधिगम होता है, और वह उसे कभी भी भूलता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा। अगर तुमसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो संज्ञानवादी इस बात को मानते हैं कि वो सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। कि उनको सूझ हुई, और सूझ होने के बाद उन्होंने एक इस प्रकार का नियम पैदा कर दिया। आपने सुना होगा, कोए की कहानी सुनी होगी, प्यासे कोए की कहानी है, सृष्टि क्रो, आपने बचपन में खूब पढ़ी है, खूब मन लगा के आपने पढ़ी है। और वो कहते हैं कि जब आपने उसे पढ़ा है तो जो कोए को भी तो अचानक में क्या हुआ था? सूझ हुआ था, और उसने उस मटके के अंदर क्या डालने शुरू कर दिए? पत्थर डालने शुरू कर दिए, और उससे पानी ऊपर आ गया, समस्या का समाधान हो गया। अब कौवा सीख गया कि जब भी तुझे पानी पीना है तो मटके में तुझे खाली पत्थर डालने पड़ेंगे, और जब पत्थर डालेगा तो पानी ऊपर आएगा। ये भी तो किसका परिणाम है? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का परिणाम है। आपको इन बातों को सीखना पड़ेगा कि प्यासे कोए की जो कहानी है वो इसी के ऊपर आधारित है, इसी संज्ञानवादी के इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। एक बात और, यहां देखिए, मैंने आपको इससे पहले एक ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ाया था, टीचिंग मेथड में, टीचिंग एप्टीट्यूड्स में, शिक्षण विधियों मैंने आपको पढ़ाया कि खोज विधि, अनुसंधान विधि, रिसर्च मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्कवरी मेथड मैंने आपको पढ़ाया, और इसी का ही ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई कि खोज विधि जो है वो इसी पर आधारित है। आपको याद रखना है कि खोज विधि
खोज विधि जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। कैसे कि वो खोज विधि भी तो यही कहती है, अगर बालक को सिखाना है, बालक को अधिगम कराना है और बालक को स्थायी अधिगम कराना है, तो बच्चे के सामने क्रिएटिविटी का माहौल पैदा कर दीजिए, बच्चे को समस्या दीजिए, समाधान निकालने के लिए प्रेरित कीजिए, और जब समाधान निकालने के लिए प्रेरित करेंगे तो बालक सीख जाएगा। सोचिए, अगर ये सुल्तान इसके अंदर बंद था पिंजरे में, अगर यहाँ बॉक्स नहीं रखे जाते तो क्या सुल्तान केले खा लेता? और केले नहीं खाता तो क्या होता? सुल्तान को जब केले खा लेता तो यहाँ उसकी समस्या का केले नहीं खा पाता, बॉक्स नहीं होते तो यहाँ सूझ विकसित नहीं होती, सूझ विकसित नहीं होती तो समस्या का समाधान नहीं होता, और जब समस्या का समाधान नहीं होता तो अधिगम नहीं हो सकता था। बात आपके समझ में आ रही है? आपने बूढ़े लोगों से सुना होगा, घर के बुजुर्ग लोगों से आपने सुना होगा, कहते हैं कि उनके शरीर में जो सफेद बाल आ गए, वो एक जो बाल है वो कई बार की गलतियों से जो उसे अनुभव प्राप्त हुआ है उससे के कारण वो सफेद हुआ है। बूढ़े बुजुर्गों की कहानी है, उनके पास बैठ के सुनना, उनके जीवन के वृत्तांत सुनना। वो आपको कहते हैं कि हम इस रास्ते पर गए और इस रास्ते पर हमें सफलता प्राप्त हुई, इस रास्ते पर हमें असफलता प्राप्त हुई। वो अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। ये अनुभव जो है, ये जो अनुभव उन्हें हुए हैं, ये अनुभव उनकी याद है आज भी। क्यों? क्योंकि उन्हें स्थायी ज्ञान प्राप्त हो गया है, स्थायी अधिगम हो गया है, क्योंकि उन्होंने समस्या का समाधान स्वयं किया और वो अपनी समस्या के समाधान को आपके साथ शेयर करते हैं, आप उसे भूल जाते हैं। आप दिन में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीग्राम की यूनिवर्सिटी से, फेसबुक की यूनिवर्सिटी से आप दिन में हजारों प्रकार के प्रेरक प्रसंग सुनते हैं, लेकिन आपके वो जीवन में आप उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, वो आपकी याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो किसी और के द्वारा, किसी और की सूझ से विकसित हुए समस्या का समाधान है, उससे प्राप्त अधिगम है। लेकिन अगर आपको स्वयं को अधिगम करना है तो आप अपनी स्वयं समस्याओं के साथ लड़िए, अपनी समस्याओं के साथ लड़िए। अपनी समस्याओं से जब लड़ेंगे, खुद को आपको संज्ञान होगा, उससे आपको सूझ विकसित होगी और आप अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनसे प्राप्त आपका स्थायी अधिगम होगा जो जिंदगी में तुम्हारे हमेशा काम आएगा। तो इसलिए ये जो गेस्टलवादी हैं वो यही बात समझाना चाहते थे कि जब भी कभी आपको किसी चीज की खोज करने का मौका मिला, कोई समस्या का समाधान करने का मौका मिला, तो आपको अधिगम होगा, और इस प्रकार का जो प्राप्त अधिगम है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। आपको इसी बात को समझना है, और यही जो आपका ये जो सिद्धांत आपका है, ये सिद्धांत आपके काम आएगा। और ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत से पूछे जाने वाले समस्त प्रकार के प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें सोल्व करेंगे, क्योंकि आपके इससे रिलेटेड तमाम प्रकार की चीजें आपके 100% आपके समझ में आ गई हैं। और अगर आपके अब भी समझ में कोई बात रह गई हो, एक बार इसे दोबारा से देख लेना, ध्यान से देख लेना, नोट्स बना लेना। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो, कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजना, 100% आपके प्रश्न का मैं आंसर दूंगा। देखिए, ये जो सिद्धांत था 1912 में ये दिया गया था, लेकिन ये बाद में जाकर के और 1920 में जाकर के इस सिद्धांत को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इस सिद्धांत ने अपनी प्रसिद्धि में अपनी जगह बनाई थी। ठीक है, इसके बाद आपको किसी तरह की कोई भी समस्या आपको हो, कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो की लिंक को अभी इसी वक्त भेज देना, बिना कोई सोच विचार करके भेज देना, बिना किसी इंतजार के भेज देना, बिना किसी दबाव के अपने दोस्तों के पास भेज देना। उनके पास जब ये जाएगा, उनके अंदर भी आपकी तरह का असीम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन की मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम के चैनल एग्जाम नगर EXAMNAGARR पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां मेरे से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अन्य किसी भी सहायता के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना, वहां भी आपको तमाम जानकारियां मिलेंगी। मेरे साथ जुड़ने के सभी जो है माध्यम आपको वहां मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।